पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि बायोमास का उपयोग करके कैसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। उस संदर्भ में मैंने आपको स्टबल बर्निंग की चर्चा की थी, साथ ही साथ मैंने फर्मेंटेशन की भी बात कही थी। जो स्टबल बर्निंग के केस में या फिर जो कंडों के थ्रू या फिर जो बायोमास प्रोडक्शन हुआ है, अगर वो अपशिष्ट है, शहरी अपशिष्ट है इत्यादि, उनको अगर जला करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो उस ऊर्जा को, उस विधि को कहते हैं इंसिनरेशन। उस विधि को इंसिनरेशन कहते हैं। हम लोग बायोमास एनर्जी की बात अभी कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको बायोमास को जलाकर जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उस विधि को इंसिनरेशन कहा जाता है। पहला है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन दाहन, जला दिया गया और जलाने से ऊर्जा उत्पन्न हो गई, इंसिनरेशन। और जो बायोमास होता है बच्चों, वो स्टबल के रूप में भी हो सकता है। ये बायोमास आपको शहरी कचरे के रूप में भी हो सकता है। ये बायोमास आपको अस्पताल का कचरा हो सकता है, या फिर ये बायोमास जो है औद्योगिक अपशिष्ट हो सकता है। औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कि कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, कृषि उत्पादन पर आधारित। इस कचरे को पहली विधि जो होती है इंसिनरेशन, जिसकी चर्चा मैंने कल भी की, और इसके साथ भी पिलेट्स बना करके उसे थर्मल पावर प्लांट में जला सकते हैं। दूसरी विधि होती है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस में क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन के एब्सेंस में कचरे को जलाते हैं, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब कचरे को जलाते हैं तो यहां इमिशन इंसिनरेशन की अपेक्षा कम होता है। इमिशन का तात्पर्य है जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं। तो पायरोलाइसिस में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है और ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। उस ऊष्मा ऊर्जा को उपयोग में लाकर हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी विधि है बच्चों गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन, इस गैसिफिकेशन विधि से जो कार्बनिक पदार्थ है, जो अपशिष्ट है, उनसे प्रोड्यूसर गैस उत्पन्न की जाती है। प्रोड्यूसर गैस, इसको उत्पादक गैस भी कहते हैं। और उत्पादक गैस का उपयोग करके हम ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं। ये तो विधि हुई पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन। चौथी विधि है फर्मेंटेशन। मैंने नाम बताया, बायोकेमिकल चेंज, वो फर्मेंटेशन हो सकता है अथवा मेथेनीकरण हो सकता है। तो ये 3-4 विधियां हैं जिसमें हम बायोमास एनर्जी को, चाहे वो शहरी कचरा हो, अस्पताल का, औद्योगिक कचरा, इनको उपयोग में ला करके ऊर्जा उत्पादित करते हैं। ये तो रही बात बायोमास एनर्जी की। चलिए आइए देखते हैं बायोफ्यूल क्या है, जिसकी चर्चा हमने बायोकेमिकल चेंज में इथेनॉल की थी। आइए उसे विस्तार से पढ़ते हैं।
बायोफ्यूल, जैव ईंधन। वास्तव में बायोमास भी बायोफ्यूल ही है, जैव ईंधन ही है, जैव ईंधन, बायोफ्यूल। इसमें आपको दो नाम आते हैं, एक तो होता है इथेनॉल और दूसरा होता है बायोडीजल। एथेनॉल और बायोडीजल। एथेनॉल C2H5OH। जब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, पेट्रोलियम पढ़ रहे थे, उसमें हमने एथेनॉल को एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में उपयोग में लाने की बात कही थी। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि पेट्रोल के बराबर, लगभग बराबर होती है 2/3 ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का 2/3 कैलोरीफिक वैल्यू एथिल अल्कोहल में होती है। हम बायोफ्यूल के रूप में बायोमास से एथेनॉल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायोडीजल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चों, डीजल अगेन वो पेट्रोलियम ही है। आपको मैंने बताया था मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये गैस है। C5 से लेकर के C18 तक द्रव है, उसके बाद ठोस हो जाते हैं C19 और ऑनवर्ड्स। तो जो डीजल था, आपको मैंने प्रभाजी आसवन भी बताया था। प्रभाजी आसवन में डीजल लगभग 270-300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास डीजल निकलता है। और ये डीजल चूंकि बायोलॉजिकल इन ओरिजिन है, इसलिए इसे बायोडीजल कहते हैं। बायोडीजल निकलता कहां से है? कुछ प्लांट्स हैं, उसके नाम आपको याद होने चाहिए। जेट्रोफा, इसको हिंदी में रतन जोत कहते हैं। आपके किचन में मसालदानी में मसाले में खड़े मसाले के रूप में होगा, माता जी से पूछिए वो बताएंगी। जेट्रोफा, पोंगेमिया पिनाटा, कैमेलिना, पाम ऑयल, ये सारे जो हैं फीड स्टॉक हैं बायोडीजल प्रोडक्शन के बच्चों। और एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए आपको मैंने बताया था, इसके लिए फर्मेंटेशन की अभिक्रिया होती है, जिससे स्टार्च एथेनॉल में बदल जाता है। तो आइए जरा देखते हैं बायोफ्यूल को कुछ जनरेशन वाइज हमने बनाया है, उनके प्रोडक्शन, उनके फीड स्टॉक को देखते हुए जरा उस पर चर्चा कर ली जाए। तो अगर हम बायोफ्यूल की बात करते हैं तो मुख्यतः एथेनॉल और बायोडीजल की ही बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, ये 4 जनरेशन है बायोफ्यूल के। आइए देखते हैं किस प्रकार से इन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल ऑब्लिक बायोडीजल। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था बच्चों, जब एथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू हुआ तो जो फीड स्टॉक था जिससे एथेनॉल बनता था वो एडिबल फूड आइटम्स थे, खाद्य पदार्थ, जैसे कि मक्का, चावल, जौ, गेहूं, चुकंदर, गन्ना, इंग्लिश वर्जन कॉर्न, राइस,
बार्ली, wheat, sugar beet and sugarcane, इनका उपयोग किया गया एज अ फीड स्टॉक। फीड स्टॉक का मतलब जो बायोकेमिकल रिएक्शन होने वाले थे, जिसे हम फर्मेंटेशन नाम दे चुके हैं, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनके खाने के रूप में फीड स्टॉक इन्हें यूज किया गया। और बना क्या? एथेनॉल बना। सबको बड़ी खुशी हुई कि चलो एथेनॉल बना, अब इस एथेनॉल को हम पेट्रोल में मिलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन बाद में पता चला कि अगर हम पेट्रोल ही बना दिए तो खाएंगे क्या? सबसे बड़ी समस्या आई कि इफ वी गो फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, by using these edible items, then what our population will eat? भुखमरी हो जाएगी। पॉपुलेशन को फीड कैसे कराएंगे? विकट समस्या थी। पॉपुलेशन को फीड कैसे कराएंगे? तो लोगों ने कहा कि नेट सोन एरिया बढ़ाइए, इसको ज़्यादा दूर ज़मीन पे, मतलब ज़्यादा ज़मीन पे बोइए, ज़्यादा उत्पादन कीजिए। लेकिन आप अरेबल लैंड को खींच के बड़ा नहीं कर सकते। करेंगे तो आप फॉरेस्ट काटेंगे, जो कि कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। ये समस्या जब आ खड़ी हुई कि हम खाने वाली चीज़ को ही उपयोग में लाएंगे तो हम क्या खाएंगे, तो दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढे गए, और जो दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढे गए वो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल के रूप में पढ़े जाते हैं। तो इसको लिख लीजिए, फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन, इस प्रक्रिया में, इस स्तर पर फीड स्टॉक के रूप में खाद्य फसलों का उपयोग किया गया, जिसमें सोयाबीन, मूंगफली छूट गई थी, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, मक्का, चावल, जौ, चुकंदर और गन्ने का उपयोग किया गया तथा किण्वन विधि से एथेनॉल बनाया गया। English version: in first generation ethanol production, the feed stock was edible crops like corn, maize, rice, barley, wheat, sugarcane, soybean, rapeseed, mustard seed, peanuts as a feed stock. After fermentation, ethanol is formed. After fermentation, ethanol is
formed. This ethanol is blended with petrol. This ethanol is blended with petrol and it reduces emission and reduces import bill. Government have more money for development. हिंदी वर्जन लिख लीजिए। फर्मेंटेशन द्वारा इथेनॉल, किण्वन द्वारा इथेनॉल बनाया गया, जिसे पेट्रोल के साथ मिलाकर उपयोग में लाया गया। कितना? 5 to 10%। इथेनॉल के मिलाने से न केवल ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हुआ, बल्कि आयात बिल भी कम हुआ और सरकार के पास अधिक पैसे हुए कि वो विकास कार्य कर सके। परंतु फीड स्टॉक में खाद्य फसलों को उपयोग में लाना सीमाकारी था। सीमाकारी मतलब कि सीमा खींच दी इसने कि फीड स्टॉक अगर एडिबल क्रॉप्स होंगी तो आप क्या खाओगे। सीमाकारी था, दैट मीन्स यू कांट स्ट्रेच अरेबल लैंड एंड यू कांट रिड्यूस पॉपुलेशन। Population is ever increasing, day by day it is increasing, and you can't change or stretch arable land. यानी जो कृषि योग्य भूमि है आप उसे खींच के बढ़ा नहीं सकते और जो पॉपुलेशन आपकी बढ़ी हुई है उसे घटा नहीं सकते, तो खाएंगे क्या। सो द प्रॉब्लम इज ऑफ फूड सिक्योरिटी। इसको नोट करते जाइए। सीमाकारी था, लिमिटिंग था, फ्लो चार्ट के थ्रू इस तरह से आप नोट्स बनाते रहिए, समझते हुए। आपको चीज़ें कम लिखनी पड़ेंगी और दिमाग में अगर बैठ जाएगा इस तरह से तो आप प्रेजेंटेशन के रूप में भी इसे उपयोग में ला सकते हैं, मेंस में लिख सकते हैं। दैट्स वाई सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल came into रेसिक्यू। इसलिए द्वितीय जनरेशन का बायोफ्यूल उपयोग में लाया जाने लगा। द्वितीय जनरेशन का बायोफ्यूल क्या था बच्चों, जरा देखते हैं। हमारे पास समस्या थी खाने की, तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि हम ऐसा बायोफ्यूल यूज करें जो खाद्य पदार्थ से न बन के अखाद्य पदार्थों से बना हो। उस स्थिति से निपटने के लिए सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल बनाए गए। आइए देखते हैं
सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में क्या किया गया। तो लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। सबसे बड़ी समस्या थी पहली कि खाद्य पदार्थ थे तो नॉन एडिबल फीड स्टॉक रखा गया, जिसमें उदाहरण आपको मैंने पहले भी लिख दिया है, फिर लिख लीजिए। जैट्रोफा, पोंगेमिया, पोंगेमिया पिनाटा, कैमेलिना, ये सारे प्लांट्स हैं जो कि सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में उपयोग में लाए गए। जैट्रोफा, पोंगेमिया, कैमेलिना, पाम ऑयल, दीज आर नॉट एडिबल, खाद्य नहीं थे, और इनसे प्रोड्यूस किया गया वो था बायोडीजल। बायोडीजल को डीजल के साथ ब्लेंड किया गया और उसका भी प्रभाव वही था जो कि इथेनॉल का प्रभाव था पेट्रोल के साथ। इसमें भी समस्या आई। समस्या यह आई बच्चों कि उगाओगे कहां इनको, इनकी खेती कहां करोगे? खेती किसकी? नॉन एडिबल फीड स्टॉक की, क्योंकि आपको लार्ज स्केल में चाहिए। तो चलो एक आया कि हम बंजर भूमि है वहां भी इनकी खेती कर सकते हैं। हमने कर ली इनकी खेती। इसके बाद भी बच्चों हमारे पास जो डिमांड था उसको हम मीट नहीं कर पाए। बंजर भूमि, हमने कुछ एग्रीकल्चर लैंड भी एग्रीकल्चर लैंड पे भी जैट्रोफा उगाया। कुल मिलाकर के अगला जो सीमाकारी फैक्ट था या जिससे ये असफल रहा वो था अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड यानी भूमि, अगेन उसको हम खींच के बढ़ा नहीं सकते, तो कुछ ऐसा ढूंढा जाए जिसका संबंध न तो खाने से हो और न ही भूमि से हो, वो कहीं और पैदा किया जा सके। तो जब रिसर्च हुए, इस पे चीजें आगे बढ़ी, तो समंदर की ओर सबकी निगाहें गई। समंदर में ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नील हरित शैवाल, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, सारे के सारे वहां होते हैं। और ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं तो अल्टीमेटली फूड के रूप में फिक्स करते होंगे, स्टार्च के रूप में। तो इनसे जो ऑयल मिला, एल्गल ऑयल जिसको कहते हैं, शैवाल का तेल, उससे थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल बनाए गए। आइए चलिए चर्चा करते हैं। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल लिख लीजिए। द्वितीय वंश के बायो ईंधन में फीड स्टॉक के रूप में अखाद्य फसलों का उपयोग किया गया। जिन्हें लिग्नोसेलुलोजिक कहा जाता है। लिग्नोसेल्यूलोजिक प्लांट। इसमें लिग्नीन और सेलुलोज की मात्रा अधिक थी और दोनों कार्बोहाइड्रेट है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। लिग्नीन हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज होमोपॉलीसैकेराइड है, बोथ आर पॉलीसैकेराइड। तो लिखिए इसमें अखाद्य फसलों का उपयोग किया गया जिन्हें लिग्नोसेलुलोजिक पौधे कहा जाता है,
जिन्हें लिग्नोसेलुलोजिक पौधे कहा जाता है, जैसे कि जट्रोफा, पोंगेमिया, कैमेलिना, पाम ऑयल इत्यादि। इन्हें बंजर भूमि पर भी उगाया जा सकता है। इन्हें बंजर भूमि पर भी उगाया जा सकता है तथा इनके लिए कम पानी और खाद की आवश्यकता होती है। परंतु यह द्वितीय जनरेशन के बायोफ्यूल मांग को पूरा न कर पाए तथा भूमि की कमी बीच में आने लगी। इंग्लिश वर्जन लिख लीजिए। इन सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल नॉन एडिबल लिग्नोसेलुलोजिक feed stocks were utilized. Non-edible lignocellulosic feed stock were utilized like Jatropha, Pongamia, Camelina, palm oil, etc. These are convenient to grow. These are convenient to grow even in arid, semi-arid and arid condition with less water and manure, पैरा चेंज कर दीजिएगा। The demand of biodiesel was not met properly even after cultivation of lignocellulosic plant on barren land and non-agricultural area, So again, the land is a limiting factor for second generation biofuel. Let's talk about third generation biofuel. थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में हमें समस्या दो दिखाई पड़ी। एक तो फीड स्टॉक की थी, उसे हम सेकेंड जनरेशन में दूर कर पाए। दूसरी बड़ी समस्या थी ज़मीन की, उसे हम थर्ड जनरेशन में दूर कर पाए, क्योंकि थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल हम लोगों ने एल्गी से आइसोलेट करना शुरू किया। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, फीड स्टॉक एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी में ग्रीन एल्गी भी था, हरित शैवाल, रेड एल्गी भी थे और ब्राउन एल्गी भी थे। ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी मैराइन इन ओरिजिन, फ्रेश वाटर इन ओरिजिन दोनों होते हैं। इनको उपयोग में लाया गया। फीड स्टॉक रेड, ब्राउन और ग्रीन, येलो एल्गी मत लिख लीजिएगा, बस तीन ही ये होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। तो इन्हें उपयोग में लाया गया। अगेन लैंड से शिफ्टिंग क्या हो गई? वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में
ओशन। फ्रेश वाटर सिस्टम भी था, लेक्स भी उपयोग में लाई जा सकती हैं, बट यस, ओशन में फाइटोप्लैंक्टन के रूप में ये एल्गी होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है, पिगमेंट पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस, और इस फोटोसिंथेसिस में करते क्या हैं, CO2 को स्टार्च में परिवर्तित करते हैं। हमें स्टार्च मिल गया, यही तो चाहिए था, ताकि हम फर्मेंटेशन करा सकें। फर्मेंटेशन करा के हम एथिल अल्कोहल बना सकें। फूड स्टॉक क्या हो, फीड स्टॉक क्या हो गया, एल्गी हो गया। इससे जो स्टार्च मिला, या इसको एल्गल ऑयल भी कहते हैं, इसके फर्मेंटेशन से एथिल अल्कोहल बना। दो समस्याएं हल हुई बच्चों। एक तो हमें जमीन नहीं देनी पड़ी अपनी, हम खुद खाएंगे, खुद उगाएंगे, और दूसरी हम अपना खाना पीना भी नहीं दिए और हमें बायोडीजल या एथेनॉल का प्रोडक्शन थर्ड स्टेज में मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी वो दो समस्याओं का समाधान भी हो गया और आपको एथेनॉल मिल गया। जब थर्ड स्टेज पे जब बायोडीजल या एथेनॉल का प्रोडक्शन इनॉर्मस होने लगा, तो हम लोगों ने अपनी पॉलिसी भी बना ली। तो बायोफ्यूल की जो पॉलिसी है हमारी, वो कुछ ऐसी है बच्चों कि 2030 तक, बाय 2030 हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी है कि हम 2017 तक 20% जैव ईंधन का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। ये पहले बन गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब जो है बायोफ्यूल पॉलिसी जो आई है, उसमें ये कहा गया है कि 2030 तक बायोफ्यूल पॉलिसी 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग और 10% बायोडीजल ब्लेंडिंग करना शुरू कर देंगे। ये लक्ष्य है हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी का। अच्छा बच्चों, एक प्रश्न उठता है कि एल्गी जो यहां उपयोग में लाया गया, शैवाल जो लाया गया उपयोग में, उसके एडवांटेज क्या है। तो आपको बता दूं कि जैट्रोफा या फिर कोई भी ऐसी फसल जो स्टार्च युक्त हो, या कोई भी ऐसा ट्री जो स्टार्च युक्त हो, उसको उगाने का जो समय लगता है, जीवन काल उसका 2 से 3 साल कम से कम होता है, 2 to 3 years। फूड स्टॉक का 6 मंथ हो सकता है, बट यस, जैट्रोफा, पोंगेमिया, कैमेलिना, पाम, इनसे आप जब निकालोगे तो ये 2 to 3 years लग जाते हैं। जबकि एल्गी जो होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये तो 2 से 3 दिन में हो जाते हैं, 2 to 3 days। और जो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी होते हैं, ये भी 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, फुल फ्लेज्ड ग्रोथ हो जाती है। आप इन्हें आइसोलेट कर सकते हैं, आप इनका फर्मेंटेशन करके थर्ड स्टेज बायोडीजल बना सकते हैं। तो इन्हें लिख लीजिए, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, also called as algal oil, also called as algal oil because it is isolated from algae as well as blue green algae which are harvested from ocean, which are harvested from
ओशन। अब ओशन के पास ऐसे स्टार लगा लीजिए। स्टार का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, क्यों लगवा रहा हूं? क्योंकि जमीन आपकी बच गई बच्चों। हिंदी में लिखिए, थर्ड जनरेशन इथेनॉल का उत्पादन शैवाल तेल से हुआ। शैवाल तेल, एल्गल ऑयल से हुआ, जो कि समुद्र में पैदा किया जा सकता है। शैवाल सबसे तेजी से विकसित होने वाला पौधा है, इसलिए यह कुछ दिनों में ही तैयार हो जाता है और इसके किण्वन के द्वारा, इसके मतलब एल्गल ऑयल के किण्वन के द्वारा एथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। यदि तुलना करें सेकेंड जनरेशन से, तुलना करें तो हम पाते हैं 10 से 100 गुना ज्यादा एथेनॉल थर्ड जनरेशन में प्राप्त किया जा सकता है, जितने समय में सेकेंड जनरेशन से प्राप्त किया जाता। यानी अगर एक साल में जो भी एथेनॉल सेकेंड जनरेशन से प्राप्त किया जाता, एक ही साल में उसका 10 से 100 गुना ज़्यादा एथेनॉल थर्ड जनरेशन से प्राप्त किया जा सकता है। तो देख लीजिए आप, इफिशियंसी भी बढ़ गई और साथ ही साथ आपकी ज़मीन भी बच गई और आपका खाना भी बच गया। तो शब्द ये नहीं होने चाहिए जब आप लिखें, तो इसको अच्छे से लिखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हुई। आप इंग्लिश वर्जन, इन थर्ड जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन algal oil is utilized. Algae is one of the fastest growing plant, and from these algal oil ethanol is produced. From these algal oil ethanol is produced. If we compare second generation ethanol production to third generation ethanol production, within same time, third generation ethanol production will be 10 to 100 times more, 10 to 100 times more than second generation ethanol production. और जो फोर्थ जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन है बच्चों, वो फोर्थ जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन अगेन शैवाल का उपयोग करके और साथ ही साथ सोलर एनर्जी का उपयोग करके माइक्रोबियल फ्यूल सेल बनाई गई है, जिससे हम फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल प्रोडक्शन कर सकते हैं। सीधे सीधे फ्यूल प्रोड्यूस ना करके सेल प्रोड्यूस की गई है और सीधे यहां से हम एनर्जी ले सकते हैं। तो आगे की क्लास में बच्चों हम लोग फोर्थ जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। माइक्रोबियल सेल फ्यूल सेल क्या है, किस पे आधारित है और इससे एथेनॉल न मिलकर के सीधे सीधे ऊर्जा ही मिलती है, यानी कि हम इसे उपयोग में ला सकते हैं।
इथेनॉल तो ब्लेंड करना होता पेट्रोल या डीजल में, यहाँ पे फर्मेंटेशन या बायोकेमिकल सोलर एनर्जी चेंज हम फ्यूल सेल के द्वारा देखेंगे। तो आज यहीं पे हम लोग आज की क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें हम लोग माइक्रोबियल फ्यूल सेल को पढ़ेंगे और साथ ही साथ अन्य जो स्रोत हैं उनके बारे में देखेंगे, और सरकार द्वारा जो रिसेंटली उठाए गए कदम हैं, जो उनकी स्कीम्स हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग धीरे धीरे तैयार करते जाएंगे। बच्चों, अगर इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आप देखें अनसॉल्व उठा करके, चाहे वो प्रीलिम्स के हों या मेंस के हों, उसको अब आप करने का प्रयास करें। जो एनर्जी सेक्टर से क्वेश्चन है और उनको अगर आप करते हैं तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए आइए कुछ प्रश्न हम लोग आज देख लेते हैं जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं इस सेक्शन से, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए कितना उपयोगी सिद्ध होगा। तो मेरे पास प्रश्न की कुछ लिस्ट है, कुछ प्रश्न मैं प्रीलिम्स के और कुछ मेंस के मैं आपके सामने रखूंगा। प्रीलिम्स और मेंस के कुछ प्रश्न आपके सामने, मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। दो 2016 प्रीलिम्स यूपीएससी का सवाल है बच्चों। 2016 यूपीएससी प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें शैल गैस के संसाधन पाए गए हैं। शैल गैस हमने कवर किया है। शैल गैस डिपॉजिट्स, शैल गैस हिंदी में शैल गैस कहते हैं। डिपॉजिट भारत में कहां कहां है? पहला ऑप्शन है कैम्बे बेसिन, दूसरा ऑप्शन है कावेरी बेसिन, और तीसरा ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी बेसिन। जरा आप नोट्स पलटिए जो आपने लिखा है और शेल गैस वाला पॉइंट देखिए, क्या ये सवाल आप कर लेते हैं? कैम्बे बेसिन शेल गैस डिपॉजिट्स हैं, कावेरी बेसिन में और कृष्णा गोदावरी बेसिन में, यानी ये तीनों जो हैं शेल गैस डिपॉजिट हैं, और इसमें कूट दिए हुए हैं 1 2 3, यानी कि तीनों में शेल गैस डिपॉजिट हैं, वो सही होगा। एक सवाल और है बच्चों फ्लाई ऐश का। फ्लाई ऐश आपको याद होगा जब हम लोग थर्मल पावर प्लांट पढ़ रहे थे, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, तो मैंने आपको बताया था कि कोयला जलाने से इमिशन तो होता ही है, साथ ही साथ फ्लाई ऐश बनते हैं, फ्लाई ऐश। और ये सवाल है इसी फ्लाई ऐश से पूछ रहा है, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से सही कौन सा है? पहला कथन है कि इनका उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंट उत्पादन में किया जा सकता है। नोट्स पलटिए। पहला है ब्रिक्स, ब्रिक्स बनाने में कर सकते हैं भवन उत्पादन, बिल्कुल कर सकते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में फ्लाई ऐश का उपयोग होता है कि नहीं? मैंने आपको बताया है सीमेंट इंडस्ट्री में फ्लाई ऐश को उपयोग में लाया जा सकता है। फिर लिख रहा है कि फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, थर्ड है
SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से बनी होती है। ऐसा है क्या? आपको बताया था कोयला। कोयला क्या है? कोयला हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन कार्बन की चेन श्रृंखला होती है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, अप टू 18। आपको मैंने बताया अप टू 4-5 गैस होते हैं, 5 से लेकर 18 तक द्रव होते हैं, और C19 ऑनवर्ड्स सॉलिड होते हैं। यानी कोयला जो होगा वो C19 ऑनवर्ड्स होगा। कार्बन की बात करता तो कुछ बात बनती, ये कह रहा है सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होगा, तो ये नहीं होगा। जब ये होगा ही नहीं, जब इसमें होता ही नहीं, तो निकलेगा कहाँ से? तो ये सही है, ये सही है, यानी 1 and 2 इज करेक्ट एंड द थर्ड इज रॉन्ग। तो इसका जो भी कूट होगा जिसमें 1 and 2 सही है, उसको आप सही करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह के सवाल हैं आपके सामने। जैसे एक क्वेश्चन है कोल बेड मेथेन से। कोल बेड मेथेन आपको बताया गया है। कोल बेड मेथेन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, आप ज़रूर अनसॉल्व पेपर देखा कीजिए। आपको अनसॉल्व पेपर देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और जिसको आप अपनी तैयारी में उपयोग में ला सकते हैं। एक सवाल आज जो हम लोगों ने पढ़ा है बायोफ्यूल, उससे संबंधित है। ज़रा मैं आपसे पूछूं और देखूं कि आप इसे कितना हल कर पाते हैं। 2014 प्रीलिम्स का ये सवाल है बच्चों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2014। कह रहा है पहला स्टेटमेंट निम्न कथनों पे विचार करने के लिए कह रहा है। आपका विचार अभी आपने पढ़ा है, जरा विचार करके बताइए कि मक्का स्टार्च के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से स्टार्च बन सकता है कि नहीं? मक्का स्टार्च के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है बच्चों। फोटोसिंथेसिस होगी और फूड जो बनता है प्लांट में वो स्टोर होता है स्टार्च में। तो मक्का भी जब फूड बनाएगा तो स्टार्च में स्टोर होगा, और तभी तो मक्के को हम फर्मेंटेशन में उपयोग में लाते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए। हमने बायोफ्यूल के रूप में देखा है। अदरवाइज जो बीवरेज इंडस्ट्री है, शराब जहां बनती है, वहां मक्के को यूज में लाया जाता है। अगला है मक्का से निकाले जाने वाला तेल बायोडीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। दूसरा है मक्का, इससे जो तेल निकलेगा, तेल डज मीन स्टार्च, वो फीड स्टॉक हो सकता है बायोडीजल, बायोफ्यूल के लिए। हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल था वो तो मक्के, गेहूं, राइस, धान, जौ इत्यादि से ही था। तीसरा है मादक पेय का मक्का उपयोग करके उत्पादन किया जा सकता है। थर्ड, मादक पेय आ ही गया, शराब बनाई जा सकती है किससे? मक्के से। एथिल अल्कोहल क्या है? C2H5OH प्लस मेथिल अल्कोहल, इन दोनों को मिला के ही तो शराब बनाई जाती है। तो मक्के का उपयोग शराब में भी हो सकता है। तो बच्चों ये 2014 का प्रश्न था। इसमें तीनों स्टेटमेंट जो मक्के के लिए दिया गया है कि इससे बायोफ्यूल भी बनाया जा सकता है, ये स्टार्च भी प्रोड्यूस कर सकता है, और इससे शराब भी बनाई जा सकती है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है और हल करना होता है।
अच्छा, एक सवाल और है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2009 का पूछ रहा है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में निम्न में से किनसे ईंधन के रूप में एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर है आलू, पोटैटो, पहला। दूसरा है राइस, तीसरा है शुगर केन, चौथा है वीट। आलू, धान, गन्ना, वीट पूछ रहा है, इससे एथेनॉल किससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जरा फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल देखिए। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल एडिबल क्रॉप्स थी तो कर सकते हैं कि नहीं, यानी सारे के सारे सही है। अब आप कहोगे सर पढ़ाते समय आपने पोटैटो नहीं लिखाया, तो थोड़ा आपको कॉमन सेंस यूज करना होगा। कॉमन सेंस का मतलब ये है बच्चे, वो सारे एडिबल प्लांट्स जो हम खा सकते हैं उन सब में स्टार्च होता है, और स्टार्च से ही फर्मेंटेशन की अभिक्रिया करा के या बायोकेमिकल चेंज के रूप में हम एथेनॉल प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, कुछ आपके कॉमन सेंस, कुछ आपका ज्ञान और कुछ ये नोट्स आपको ज़रूर मदद करेंगे। आप मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, मेरा साथ आपके साथ बना रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर टुडे।